हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग करंट अफेयर्स में बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स आपके साथ जून से लेकर के जनवरी तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस ग्रुप में आपको इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे 2 नंबर मेंशन्ड है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है उसमें हम लोग ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, हुई है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इस तरीके की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये अभी तक की पहली मीटिंग है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, किसने इसकी मेज़बानी की, किसने इसको होस्ट करवाया। तो यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं जिसने होस्ट करवाया है। पहला है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ का ऑफिस और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड की सरकार। क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ है तो वहाँ की सरकार की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप हिंदी में यहाँ पे देखेंगे तो आप लिखा हुआ पाएंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और स्विट्ज़रलैंड की सरकार द्वारा साथ में मिलके ये चीज़ आयोजित कराई गई है। अब अगर मैंने आपको बताया फोरम की हम बात करते हैं तो क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, किसी भी इश्यूज़ पे डिस्कशन होते हैं, उस पर वो लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और उसके तहत एक समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो मुद्दा है वो है रिफ्यूजी। तो इस प्लेटफॉर्म पे रिफ्यूजीज़ के बारे में बात होगी और ग्लोबल लेवल पे रिफ्यूजीज़ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जो ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम है ये कहाँ से प्रेरणा लेता है, यानी इसका प्रेरणा स्रोत क्या है। तो एक और ऐसी संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी। ये जो है ये प्रेरणा स्रोत है इस फोरम का। इस कॉम्पैक्ट के ज़रिए हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वो लोग आएँ, एकजुट होकर रिफ्यूजी की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर कोई समाधान निकाले। रिफ्यूजीज़ को ग्रेटर सपोर्ट मिलना चाहिए जिसके वजह से वो सेल्फ रिलायंट बन सके, यानी हमको ऐसा माहौल देना है रिफ्यूजीज़ को कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। अब अगर इस कॉम्पैक्ट की बात करें तो ये ओरिजिनेशन अपना कहाँ से लेता है, तो एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसको 2016 में कंडक्ट कराया गया था। उसका नाम था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज़ एंड माइग्रेंट्स। इस डिक्लेरेशन के तहत इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट की स्थापना हुई। ये प्रेरणा स्रोत है इस पर्टिकुलर फोरम का जो अभी कंडक्ट हुई है। यहाँ पे हमने बात की थी किस तरीके से रिफ्यूजीज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स से हमको लड़ना है और सभी सदस्यों को यहाँ पे अपना पूरा सहयोग देना है। और इसी सब के तहत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये अनएनिमसली अडॉप्ट किया गया। और साथ में इसमें ये भी बात थी कि किस तरीके से आपको रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि रिफ्यूजीज़ के ऊपर लगातार बहुत सारे अत्याचार देखे जा रहे थे पूरे विश्व में। इसीलिए इसके तहत हम लोग फोकस कर रहे थे रिफ्यूजी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। अब ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसको 1950 में बनाया गया था और ये यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी है, यानी रिफ्यूजी के जो भी इश्यूज़ होते हैं ये एजेंसी उसी से डील करती है। जो भी फोर्सफुली कहीं से डिस्प्लेस किया गया हो या जो भी स्टेटलेस पीपल हों, उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आपको उनके खिलाफ पता पड़ता है कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे इनके फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाएं, इन सब चीज़ों के ऊपर कौन विचार करता है, तो वो है यूएन की ये वाली एजेंसी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। और इसका हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है जहाँ पे इस मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे ये तय किया गया कि इस तरीके का फोरम अब हर 4 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है अलग अलग फिगर के हिसाब से कि अगर पूरे विश्व में देखेंगे तो रिफ्यूजीज़ की संख्या करीब 25 मिलियन तक पहुँच गई है, यानी 2.5 करोड़ के ऊपर लोग रिफ्यूजीज़ हैं। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि हम उनकी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन निकालें और उसके लिए यही संभव है कि आप सभी लोगों को एक साथ बुलाएं जहाँ पे सब अपने विचार व्यक्त कर सकें और एक क्यूमुलेटिव सल्यूशन तक पहुँचा जाए। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग पैलेस्टीन और इंडिया द्वारा बनाए जा रहे टेक्नोलॉजिकल या टेक्नो पार्क के बारे में बात करेंगे।
इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत ने इस टेक्नोलॉजिकल पार्क के लिए अभी फ़िलहाल में $3 मिलियन की तीसरी किस्त जारी की है। भारत ने कहा था हम इसके लिए टोटल $12 मिलियन देंगे और ये जो है उसी की ये तीसरी किस्त है। 2017 में इस पार्क को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क्स एंड एरिया ऑफ इनोवेशन के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। अब भारत सरकार देती किस हिसाब से है पैसा, तो वो हाफ ईयरली बेसिस पे देती है और $3 मिलियन की किस्त वो भरती रहती है। एक बार जब इस तरीके का टेक्नोलॉजिकल पार्क या टेक्नो पार्क बन जाएगा तो वो एक हब की तरह काम करेगा, यानी एक ऐसा एरिया की तरह काम करेगा जहाँ पे आराम से अलग अलग आईटी कंपनी अपनी आईटी संबंधी सर्विसेज दे पाएंगी। वहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। आईटी कंपनीज को यहाँ से होस्ट करने का मौका दिया जाएगा। फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आएंगी और इजीली वो बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर सकती हैं। साथ साथ ये जो मूव है ये लोकल बिजनेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट करेगा। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली आके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आईटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और उससे पूरे भारत को और यहाँ स्थापित होने वाली सभी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। ये जो पार्क है ये बिरजीट यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैंपस के पास लोकेटेड होगा, जो कि वेस्ट बैंक में है, रामल्ला के पास। जैसे मैंने बताया 2017 में ये मेंबर बन गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क्स एंड एरियाज ऑफ इनोवेशन का। ये बेसिकली एक ग्लोबल नेटवर्क है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के पार्क्स को बनाने में महारत हासिल करे हुए है। तो उसके तहत हमको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ मिलेगी, जिसके तहत हम इस तरीके के पार्क के कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वो है कि इस तरीके का सुलभ आपको वातावरण प्रोवाइड करना है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिससे व्यवसाय और औद्योगिकरण को समर्थन मिले और इजीली, भले ही निजी क्षेत्र हो या फिर कोई शिक्षण क्षेत्र में कोलैबोरेशन बढ़े। कहाँ पे स्थित है ये मैंने आपको बता ही दिया, बिरजित यूनिवर्सिटी के पास, जो कि वेस्ट बैंक में है। और ये एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो आईटी हब की तरह काम करेगा, जहाँ से आईटी रिलेटेड सर्विसेज इजीली हर एक जगह पहुँचाई जा सकेंगी। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग हज समझौते के बारे में समझेंगे, जो कि 2020 में अभी किया गया है। भारत ने बाइलैटरल समझौते पे अभी अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। किसके साथ है ये? सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हज जो समझौता है वो किसके साथ है? वो भारत का सऊदी अरेबिया के साथ है। और इसी समझौते के साथ भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने हज का पूरा प्रोसेस डिजिटल कर दिया है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सब के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट की गई है जिसके तहत मोस्ट ऑफ द वर्क्स होंगे। उसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन भी क्रिएट की है जो कि मोबाइल पे चलेगी। उसके अलावा ई वीज़ा की स्कीम्स भी यहाँ पे लागू कर दी गई हैं। एक हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे सजाई गई है जिसको कहा है ई मशीहा हेल्थ फैसिलिटी। उसके अलावा ई लगेज प्री टैगिंग का भी यहाँ पे सुविधा दी गई है, जिसके तहत सभी आपकी अकोमोडेशन की, ट्रांसपोर्ट की, कि मक्का मदीना में आप कैसे रहेंगे, कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन पूरा होगा वहाँ पे, इस सब की इन्फॉर्मेशन भारत से जाने वाले मुस्लिम को दी जाएगी। और ये सब हो रहा है अभी 2020 से ही। जो भी लोग हज की यात्रा पे जाएंगे उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। अब जो ये हमने हेल्थ का एक एप्लीकेशन बताई आपको, ई मसीहा करके, उसका फुल फॉर्म है ई मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स अब्रॉड। ये बेसिकली एक हेल्थ का सिस्टम है जो एक डेटाबेस मेंटेन करेगा, यानी इसमें बहुत सारे डेटाज एक साथ एक्यूमुलेटेड होंगे, जिससे कि मक्का और मदीना में अगर किसी भी तरीके के कोई इमरजेंसी का हमको सामना करना पड़ा तो डेटाबेस ऑलरेडी है, हम लोग तुरंत उससे रेफर करके जो भी नीडेड मेडिसिन हैं वो सब प्रोवाइड कर देंगे पिलग्रिम्स को। पहली बार ये डिजिटल प्री टैगिंग की जा रही है बैगेजेस की। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझौता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हो रही हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल्दो इतने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, लेकिन भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने पूरी हज यात्रा को अब डिजिटल फॉर्म में ला दिया है। और डिजिटल के तहत 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको बताया ई मशीहा ऐप जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, और एक आपके बैगेजेस या फिर आपके लगेज की प्री टैगिंग की जाएगी। ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद अभी करंट क्या सिचुएशन वहाँ के लोगों की है ये समझेंगे। बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी एक सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मासूम है, उसके द्वारा रिलीज़ की गई थी। उसमें लिखा है कि भाई 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत भारत के कुछ एनक्लेव्स
बांग्लादेश में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे और बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव्स भारत में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो इन एनक्लेव्स के ट्रांसफ़र के साथ जिन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था उन लोगों की अभी फ़िलहाल में क्या परिस्थिति है, क्या उन्हें सिटीजनशिप दी गई, क्या उन्हें उनके राइट्स दिए जा रहे हैं, ये सब इस हमने रिपोर्ट में एनालाइज किया है, जो कि हम अब देखते हैं। रिपोर्ट कहती है कि जो हमने सोचा था उससे बहुत ही ख़राब परिस्थिति है उन लोगों की जो इस एनक्लेव्स के साथ ट्रांसफ़र किए गए थे। लोगों को अभी तक लैंड के रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है, कहीं नहीं मिले। उसके अलावा रोज़गार की तो बात ही नहीं है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसी सब के चलते रिपोर्ट कहती है कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करवाने की ज़रूरत है, जिससे आपको पता पड़ पाए कि कौन कौन लोग इस तरीके से एनक्लेव्स के साथ ट्रांसफ़र हुए थे, और उन लोगों को अगर राइट्स अभी नहीं दिए जा रहे भारत के नागरिकों के बराबर, तो वो सभी राइट्स उन तक ट्रांसफ़र होने चाहिए। इसके तहत भारत ने ट्रांसफ़र किए थे 111 बॉर्डर एनक्लेव्स बांग्लादेश में, और बांग्लादेश ने ट्रांसफ़र किए थे 51 एनक्लेव्स भारत में। लेकिन वही बात है, एनक्लेव्स के ट्रांसफ़र के साथ जो लोग ट्रांसफ़र हुए थे अभी तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको लैंड रिकॉर्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके तहत जो पिक्चर है वो बहुत डार्क है। तो हमको ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करें और जो भी लोग इस तरीके के हैं उनको उनके अधिकार हम दिलवा सकें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग यूएस और ईरान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी एक इस तरीके की घटना हुई थी जिसने ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 की सर्कमस्टांसेस बना दी थी। घटना क्या थी? कुछ एयर स्ट्राइक्स में, जो कि कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा करवाई गई थी, उसमें कसीम सोलेमानी ने टेंशन्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दी। बेसिकली हुआ ये कि इन एयर स्ट्राइक्स में कसीम सोलेमानी को मार दिया गया था, जो कि ईरान के कुर्द फोर्स जो हैं उनके हेड हैं, और साथ साथ अबू महदी अल मुहांदिस को भी मार दिया गया था, जो कि डेप्यूटी कमांडर है ईरान बैक्ड मिलिटिया, जिनके नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस उनके। तो बेसिकली यूएस की एयर स्ट्राइक की वजह से ये 2 लोग मारे गए थे, और इसी वजह से मिडल ईस्ट में एक टर्मोइल सा आ गया था। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं। ऐसा लग रहा था कि ईरान और जो मिडल ईस्ट की और भी ताकतें हैं या फिर जो कंट्रीज़ हैं जो ईरान का साथ देती हैं, वो ज़ोरदार इसका जवाब देंगी इज़राइल और यूएस के खिलाफ। तो यानी एक वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम सोलेमानी के बारे में जानते हैं। जो ईरान है उसके मिलिट्री लीडर्स के बीच में इनका काफ़ी अच्छा स्टेटस हुआ करता था, और ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है आयतोल्लाह अली खामेनी, उनके बहुत नज़दीक हुआ करते थे। पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने के लिए प्रमुख जो रणनीतिकार थे वो सुलेमानी ही थे, ऐसा माना जाता था। सुलेमानी का रिश्ते मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने यमन से लेकर सीरिया और इराक से लेकर दूसरे मुल्कों तक रिश्तों को मजबूत नेटवर्क पे लाके खड़ा कर दिया था, ताकि ईरान की जो बैकिंग है उसको बढ़ाया जा सके। उसके अलावा हम कुर्द फोर्स के बारे में एक बार पढ़ते हैं। ये ईरान के इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी हैं उनकी एक गार्ड कॉर्प्स है, यानी कि उनकी एक ब्रांच है जो ज़्यादातर ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं अपने ईरान देश के बाहर। उनके चीफ मेजर थे जनरल कसीम सुलेमानी, जिनको यहाँ मार दिया गया है, और वो डायरेक्टली अकाउंटेबल थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्लाह अली खामेनी। दोस्तों बेसिकली बात इस तरीके की है, जो सऊदी अरेबिया है और जो इजराइल है, ये दोनों ही देश ईरान को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। बेसिकली जो सऊदी है वहाँ तो सुन्नी डोमिनेंस है, सुन्नी जो कि एक मुसलमान समूह के अंदर सेक्ट होती है, उसका यहाँ पे डोमिनेंस है। ईरान में उसी से बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाली फोर्सेस का डोमिनेंस है, यानी यहाँ पे शिया का डोमिनेंस है। तो इसी वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के हमेशा टक्कर में रहते हैं। अब बात आती है इसराइल की। जो इसराइल है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के सख्त खिलाफ है, और ईरान है वो इसराइल के क्रिएशन को ही गलत मानता है। यानी वो कहता है इसराइल का जो क्रिएशन हुआ है वो गलत तरीक़ों से हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और साथ में जो ईरान है उसने हमास एक रेडिकल संगठन है उसको सपोर्ट किया है। बेसिकली हमास को माना जाता है एंटी इजराइल फोर्सेस। तो ईरान ने ऐसी एंटी इजराइल फोर्सेस को सपोर्ट करके इसराइल के साथ अपनी दुश्मनी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली है। तो इसी तरीके से ये टेंशन्स मिडिल ईस्ट में चल रही हैं। अब आती है यूनाइटेड स्टेट्स की बारी। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सऊदी अरेबिया और इसराइल को ही सपोर्ट करता है, और इसके पीछे 2-3 बातें हैं। क्योंकि इसराइल एक तो ईरान को अपना स्ट्रैटेजिक थ्रेट मानता है, और वो भी जो इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट है। माफ़ कीजिएगा, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट है यूएस। और इसराइल जो है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है।
इसराइल चाह रहा है कि मिडल ईस्ट के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जो भी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनको अपना दोस्त बनाया जाए, जिससे कि वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। तो इसी तरीके से ईरान वर्सेस हो जाता है यूएस, सऊदी अरेबिया और इसराइल। और इसी के हमने अभी फ़िलहाल में कुछ एक्शंस भी देखे हैं, जैसे कि यूएस ने जगपोआ से विड्रॉ कर लिया है, जो ईरान न्यूक्लियर डील के तहत सैंक्शंस ईरान पे हटाने के लिए लगाया गया था। यानी जगपोआ से निकल के यूएस ने वापस इकोनॉमिक या फिर आर्थिक सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए हैं। उसके अलावा यूएस और इसराइल दोनों लोग यूनेस्को से भी बाहर हो गए हैं, और यूएस ने ऐसा कहा है जो यूनेस्को है वो इसराइल के अगेंस्ट है। तो यानी यूएस ने इसराइल के साथ अपना पूरा समर्थन दिखाया है। साथ ही जो यूएस है वो सऊदी अरब के साथ भी अपना सपोर्ट लगातार दिखा ही रही है। और क्योंकि ये दोनों ही ब्लॉक्स ईरान के अगेंस्ट है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लॉक्स ईरान के अगेंस्ट है, इसी वजह से कुछ यूएस भी इसके अगेंस्ट हो गया और कुछ उसकी न्यूक्लियर पॉलिसीज़ की वजह से यूएस ईरान के खिलाफ है। तो ये मिडल ईस्ट में टकराव चल रहे हैं, जिसके तहत ये आपने एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखा, जिसके तहत जिसके तहत 2 लोगों को यूएस की एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है, जिसमें से एक है कसीम सोलेमानी, एक है अबू मेहदी अल मुहांदिस, जो दोनों ही ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग ओस्लो अकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पैलेस्टीन ने फिलहाल इस तरीके का थ्रेट दिया है कि वो ओस्लो के सभी प्रावधान से विड्रॉ कर लेगा, बाहर निकल जाएगा, अगर यूएस ने अनाउंस कर दिया अपना मिडिल ईस्ट का पीस प्लान। अब ओस्लो अकॉर्ड क्या है और किसके बीच में साइन हुआ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में 1990s में। 1993 में आया था ओस्लो 1, जिसको पहले डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कहा जाता था। उसके तहत एक टाइम टेबल तय किया गया था, जिसके अनुसार मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस को कैरी ऑन किया जाएगा। इसी के तहत पैलेस्टीन में एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जो कि गाजा वाले एरिया को रूल करेगी और जेरिको को रूल करेगी वेस्ट बैंक में। फिर इस ओस्लो 1 को थोड़ा एक्सपैंड किया गया और उसका एक्सपेंशन को ओस्लो 2 का नाम दिया गया। इसका ऑफिशियल नाम था इजरायली पैलेस्टीनियन इंटरिम एग्रीमेंट ऑन वेस्ट बैंक एंड गाजा। 1995 में इसको साइन किया गया। तो आपको जो याद रखना है, इसमें सबसे पहले तो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में है। फिर किन 2 एरियाज़ के ऊपर है, तो एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा स्ट्रिप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रोविज़न रखे गए थे कि इसराइल अपने सारे ट्रूप्स को 6 वेस्ट बैंक सिटीज़ से बिल्कुल विड्रॉ कर लेगा, यानी वेस्ट बैंक में सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियन रूल होगा। इसराइल के जो भी ट्रूप्स वहाँ पे हैं उसको इसराइल पूरी तरह विड्रॉ कर लेगा। पैलेस्टीन के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके इलेक्शंस का टाइम टेबल जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। हालांकि ये जो इंटरिम पैक्ट थी, ऐसा माना जा रहा था कि ये सिर्फ 5 साल तक चलेगी और उसके बाद एक परमानेंट एग्रीमेंट हम लोग फाइनलाइज करेंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन जो ये इंटरिम पैक्ट है, यही चली जा रही है 20 साल से ज़्यादा से। और एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि जेरूसलम का क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड छोड़ दिया गया था ओस्लो अकॉर्ड में। अब हम लोग वापस आते हैं न्यूज़ पे। पैलेस्टीन ने इस तरीके की धमकी क्यों दी है कि वो ओस्लो अकॉर्ड के सभी प्रोविजंस को रद्द कर देगा अगर यूएस ने मिडिल ईस्ट का पीस प्लान अनाउंस किया। पैलेस्टीन के मन में ऐसी शंका है, अगर इस तरीके का कोई प्लान अनाउंस हुआ तो जो इसराइल का अभी टेम्पररी ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीन पे, वो इसके तहत परमानेंट बन जाएगा। जो पैलेस्टीनियंस हैं वो देखते हैं जेरूसलम को अपने आने वाले स्टेट के कैपिटल या फिर उसकी राजधानी के तौर पे। पर पैलेस्टीन को ये भी भरोसा है कि जो ट्रंप है वो ऐसा मानते हैं कि जो जेरूसलम है उसमें पैलेस्टीन का कब्जा नहीं होने देना चाहिए और उस पर इसराइल का परमानेंट ऑक्यूपेशन हो जाएगा। देखिए, जो ओस्लो 1 यहाँ पे हमने पढ़ी थी 1993 वाली, यहाँ पे दोनों ही इसराइल और पैलेस्टीन ने इस बात पे एग्री किया था कि कौन कहाँ पे कैसे सेटल होगा, ये सब डिसाइड किया जाएगा नेगोशिएशन से। हालांकि हुआ ये कि नेगोशिएशंस तो कभी हुई नहीं, लेकिन जेरूसलम में, और क्योंकि ये नेगोशिएशंस हो नहीं पाए हैं तो इसराइल जो है वो वॉक इन कर चुका है जेरूसलम में 1967 में। और इसराइल के हिसाब से जेरूसलम का क्वेश्चन नॉन नेगोशिएबल है, ये तो इसराइल के ही हित में आना चाहिए। वहीं पे पैलेस्टीन, मैंने आपको बताया, जेरूसलम को अपनी आने वाली कैपिटल के तौर पे देखता है। अब पैलेस्टीन को ऐसा चिंता है कि अगर यूएस ने कोई मिडिल ईस्ट का पीस प्लान बनाया तो ये चीज़ जो है निश्चित तौर पे इसराइल के फेवर में जाएगी, क्योंकि यूएस और इसराइल के जो रिश्ते हैं वो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं, जिसके तहत पैलेस्टीन से जेरूसलम का हिस्सा छिन जाएगा। तो ये सारा मेन जो मुद्दा है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जैसे आगे इस पर डेवलपमेंट आएंगे हम आपके साथ इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर चलते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन वनीला के बारे में पढ़ेंगे।
ऑपरेशनल वनीला सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है, किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना या फिर इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है। क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, सबसे पहले जहाँ जहाँ पे आप मानिए साइक्लोन डायने की वजह से तबाही मची है। बेसिकली ये एक साइक्लोन था जो दक्षिणी हिंद महासागर में आया था और इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है आसपास के एरिया में। तो अब इस ऑपरेशन के तहत जहाँ जहाँ पे इसके तहत तबाही मची है वहाँ पे हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और डिज़ास्टर रिलीफ वहाँ पे हम लोग देंगे। इसी के तहत इंडियन नेवी ने INS ऐरावत को इस एरिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और उसमें कपड़े, दवाइयाँ और अलग अलग रिलीफ मटेरियल रख के भेजा है, जिसके इस्तेमाल से वहाँ के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कुछ हद तक राहत मिलेगी। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, उसको कहा गया है ऑपरेशन वनीला। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? सबसे पहले भारतीय नौसेना ने इसको लॉन्च किया है। मेडागास्कर के आसपास के एरियाज बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे इस साइक्लोन से। साइक्लोन का नाम था साइक्लोन डायने, DIANE, ये इसका इस तरीके से नाम का प्रोनाउंसिएशन है। ऑपरेशन वनीला में हम लोग प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेंगे और जो भी राहत के लिए इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके तहत INS ऐरावत, ये नाम आपको याद रखना है, इसको कमीशन करा गया है और इसमें कपड़े, रिलीफ मटेरियल रख के भेजा गया है। अगर चक्रवात की बात करें हम, तो ये वाला एक दक्षिणी हिंद महासागर में आया हुआ चक्रवात था, 25 जनवरी को ये आया था। इसके कारण मेडागास्कर और वहाँ के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा आपदाएं आई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज से आपको हेल्प हो रही होगी और कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको आसानी भी हो रही होगी। आप पूरे लेसन में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।